आज के शुभ कक्षा में सबको मेरा सुप्रभात है। इसके पहले मैंने प्रथम पुरुष में अनुवाद बनाने के विधि को बताया था। उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में कर्ता का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग हमने किया था। लेकिन आज हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीनों वचन के कर्ता के साथ अनुवाद बनाने का नियम बता रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन में त्वम होता है। त्वम माने तुम, जुआम माने तुम दोनों और जुयम माने तुम लोग। त्वम एक वचन है, जुआम द्विवचन है और जुयम बहुवचन है। इसके लिए है का प्रयोग हम करते हैं। तो अस धातु का मध्यम पुरुष में एक वचन के साथ जो है असी होता है। असी माने हो और अस्थ माने है द्विवचन और अस्थ माने है बहुवचन। जैसे हम अनुवाद के माध्यम से बता रहे हैं कि तुम एक लड़का हो या तुम एक लड़के हो। त्वम एकः बालकः असि। तुम एक गायक हो, त्वम एकः गायकः असि। एक उदाहरण मैं सामने पेश करूंगा कि त्वम एकः गायकः असि होगा। ये एक वचन कर्ता के साथ है। और सबसे तो मुख्य विशेषता की बात है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों वचन के कर्ता जो होते हैं वही स्त्रीलिंग में भी होते हैं और वही नपुंसक लिंग में होते हैं। यहाँ तीनों में समान ही होता है। मान लीजिए कि तुम एक गायक हो, तुम एक गायक हसी। अगर मैं कहूं कि तुम एक गायिका हो तो तुम एका गायिका असी। तुम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम एक लेखक असि, तुम एका लेखिका अस्ति असि। यानी त्वम के साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, अगर फल से कहा जाए कि तुम एक फल हो, वहां भी तुम ही का प्रयोग होगा। त्वम एकम फलम असि। तीनों लिंग में तुम ही होगा। यह एक वचन में अनुवाद बनाने का नियम है। दूसरा द्विवचन है तुम दोनों। जुआम माने तुम दोनों होता है। मान लीजिए कि तुम दोनों गायक हो तो हम तुम दोनों का संस्कृत जानते हैं कि जुआम होगा। और गायक यहाँ द्विवचन में है तो बालकः बालकौ, तो यहां हो जाएगा गायकः गायकौ। अस्थः, जुआम गायकौ अस्थः, जुआम लेखकौ अस्थः, जुआम शिक्षकौ अस्थः। स्त्रीलिंग में भी आते हैं तो जुआम गायिके अस्थः। तुम दोनों गायिके का है, तुम दोनों लेखिका है। जुआम लेखिके अस्थः, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तुम दोनों फल हो, जुआम फले अस्थः। ये हमारा द्विवचन बनाने का तरीका है। और तीनों लिंग में द्विवचन में हम जुआम का ही प्रयोग करेंगे। इसके लिए दूसरा कोई नियम नहीं है। तीसरा हम नियम बताना चाहेंगे कि जुयम माने तुम लोग या तुम सब होता है। यह मध्यम पुरुष का बहुवचन करता है। ऐसे भी एक प्रश्न किया जाए कि त्वम का बहुवचन क्या होता है, तो वहां हमें बताना पड़ेगा कि त्वम का बहुवचन जुयम होता है। अगर प्रश्न कर दिया जाए कि त्वम का द्विवचन क्या है तो जुआम है। त्वम जुआम जुयम, ऐसा भी प्रश्न आता है।
जुआम का अगर जुयम का पूछ दे कि एक वचन क्या है, तो हम सीधा कहेंगे कि तोम है एक वचन उसका। तो अब यहां इन बिंदुओं पर हम बात करते हैं कि तुम लोग गायक हो, ऐसा अगर अनुवाद है तो यहां हम तुम लोग का संस्कृत या तुम सब का संस्कृत जुयम लिखेंगे। अब यहां समझ गए कि गायक बहुवचन है, तुम लोग का मतलब लोग का मतलब ही हो गया कि बहुवचन, इसलिए हम गायक के बहुवचन में चलेंगे। तो बालकः बालकौ बालका, गायकः गायकौ गायका, जुयम गायका, अस्त और है का संस्कृत यहां सिर्फ अस्त होता है, अस्थ द्विवचन में होता है। इस प्रकार के हम अनुवाद बना सकते हैं। और भी स्त्रीलिंग में भी तुम लोग गायिका है, जुयम गायिका अस्त, तुम लोग लेखिका है, जुयम लेखिका अस्त, तुम सब फल है, जुयम फलानी अस्त। क्योंकि यहां जुयम के लिए है का प्रयोग हम अस्थ से करते हैं। तो हम इस प्रकार जाने कि तोम के लिए है का संस्कृत असी, जुआम के लिए है का संस्कृत अस्थ और जुयम के लिए है का संस्कृत अस्त होता है। इस प्रकार अगर हम बनाते हैं तो हमारे मध्यम पुरुष के अनुवाद बिल्कुल सही होंगे, जबकि ये हमारे लकार से हट करके है, लकार में भी इन्हीं कर्ताओं का हम प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा उत्तम पुरुष की ओर ले चलना चाहता हूं। उत्तम पुरुष के कर्ता में आइए तो आप जाने कि एक वचन जो होता है अहम है, द्विवचन जो है आवाम है, और बहुवचन का मतलब वयम है। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम लोग या हम सब, दोनों अर्थ में वयम ही होता है। और यहां भी वही नियम है कि इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंग के साथ अहम आवाम वयम का ही प्रयोग होता है, दूसरा कोई कर्ता नहीं होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, अगर मान लीजिए कि ऐसा अनुवाद हो कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मुझे यहां बनाना है कि अहम एक शिक्षक अस्मि। हूं का संस्कृत अस्मि होता है। जैसे अंग्रेजी में हम एम का प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत में वह अस्मि है। मैं एक छात्र हूं, अहम एक छात्र अस्मि। मैं एक छात्रा हूं, अहम एका छात्रा अस्मि। मैं एक लेखिका हूं, अहम एका लेखिका अस्मि। मैं एक फल हूं या मैं एक आम हूं, नपुंसक लिंग में भी अगर आ जाए, फल के द्वारा ऐसा संबंधन हो कि मैं एक फल हूं, अहम एकम फलम अस्मि, यानी तीनों लिंग में अहम का ही प्रयोग होता है और वही कर्ता बनकर आता है। यह है एक वचन का अनुवाद। दूसरा अब इसके तरफ आए द्विवचन में। द्विवचन का कर्ता हमारा आवाम होता है, आवाम माने हम दोनों, और आवाम के साथ है का संस्कृत अश्व होता है, क्योंकि रूप चलता है अस्मि अश्व अस्म, बहुवचन में अस्म और द्विवचन में अश्व। हम दोनों शिक्षक हैं, अगर ऐसा अनुवाद हो तो हम सबसे पहले आवाम लिखेंगे, और शिक्षक यहाँ दो द्विवचन को दर्शा रहा है, तो हम शिक्षक का द्विवचन जानेंगे तो शिक्षकौ होगा, और है का संस्कृत अश्व। अब इस प्रकार हमारा अनुवाद और भी बन सकता है कि हम दोनों लेखक हैं, आवाम लेखकौ अश्व। हम दोनों किसान हैं, आवाम कृषकौ अश्व। स्त्रीलिंग में आते हैं, हम दोनों लड़कियां हैं, आवाम बालिके अश्व, क्योंकि यहां द्विवचन दो कर्ता को संबोधित कर रहा है, इसलिए बालिका का द्विवचन में बालिके होता है। हम दोनों शिक्षिका है, आवाम शिक्षिके अश्व। अगर नपुंसक लिंग में भी कोई ऐसा दर्शाए कि हम दोनों
पुस्तक है। आवाम पुस्तके अश्व, आवाम गृहे अश्व, आवाम फले अश्व। यानी नपुंसक लिंग में भी हम दोनों का आवाम का ही प्रयोग करते हैं और द्विवचन में अश्व होता है उसके साथ। अब जरा वयम पर विचार करें, यह है उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्ता। वयम का मतलब हम लोग, हम सब। अंग्रेजी में वी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वी, संस्कृतानुसारेण वयम। और यह है बहुवचन में हम लोग शिक्षक हैं। मान लीजिए कैसा अनुवाद हो तो हम लिखेंगे कि वयम, और लोग यहाँ का मतलब कि बहुवचन, एक शिक्षक नहीं अनेक शिक्षक हैं। वयम शिक्षका अस्मः, हम सभी शिक्षक हैं। वयम शिक्षका अस्मः, वयम लेखका अस्मः, वयम देवा अस्मः, हम सभी देव हैं, हम सभी ब्राह्मण हैं। वयम विप्राह अस्मः, स्त्रीलिंग में आते हैं, हम सब गायिका है। वयम गायिका अस्मः, वयम लेखिका अस्मः, वयम शिक्षिका अस्मः, वयम सेविका अस्मः। बहुवचन में चलेगा। अगर फल में आता है कि हम सब फल हैं तो वयम फलानि अस्मः, वयम गृहाणि अस्मः, वयम पत्राणि अस्मः। ये बहुवचन का तरीका है और तीनों पुरुष में है। तो आज के इस संदर्भ में मेरा बताना था आपको कि तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ अनुवाद बनाने का नियम आप जान लीजिए। उसके बाद उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ अनुवाद बनाने के आप नियम जान गए, और इस नियम से अगर आप बनाते हैं तो आपका अनुवाद बिल्कुल सही होगा। और आप जो साहित्य देखते हैं, किताब देखते हैं, उसमें भी इन्हीं सब व्याकरणों का प्रयोग करके किताब की रचना की गई है। तो जो अनुवाद बनाना जान गया वो संस्कृत का 80% किताब उसको समझ में आने लगता है। इसलिए हे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा मैं अनुवाद का नियम बता रहा हूँ उस पर विशेष रूप से इस नियम को देखते हुए थोड़ा आप ध्यान देते हैं तो संस्कृत बहुत आपके लिए सरल विषय होगा। पहले भी कहा गया है कि संस्कृत भाषा जो है अमृत भाषा है। कहने का मतलब कि संस्कृत भाषा अमृत वाणी, नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा तो अमृत वाणी है, ये कठिन भी नहीं है, बहुत सरल विषय है। परीक्षा में, बोर्ड में संस्कृत के और हिंदी के माध्यम से बच्चे अच्छे मार्क्स ला करके प्रथम श्रेणी से आ जाते हैं। साइंस और मैथ में कम भी रहता है, अगर आर्ट्स के विषय में बच्चे ला देते हैं तो फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, क्योंकि ये विषय में मार्क्स उठने वाला है। और ये दोनों विषय लेकर के ही मैं यहाँ इस चैनल पर आया हूँ, संस्कृत और हिंदी, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो दोनों का महत्व है, दोनों में पास करना भी अनिवार्य है। लेकिन हिंदी के अगर व्याकरण को मैं पढ़ा रहा हूँ तो बिहार बोर्ड के बच्चों को भी लाभ है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी लाभ है, क्योंकि फिलहाल ही में हम लोगों ने बोर्ड की कॉपी अभी जांच कराया था तो हमने देखा कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक वर्ण से लेकर के और छंद अलंकार तक का व्याकरण हमारे साहित्य में और प्रश्नोत्तरी में आ रहा है। और मैं चाहूंगा कि वर्ण से लेकर के बीच में जितना भी जो भी है, संध्या संधि हो, समास हो या व्याकरण हो, शब्द हो, जो भी हो, छंद हो, रस हो, अलंकार हो, सबके बारे में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से विधिवत सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अपनी परीक्षा में उत्तम से उत्तम अंक प्राप्त करें। यही मेरी सबसे कामना है और आकांक्षा है। अब इन विषयों को हम जब पढ़ते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी फ्रेश रहता है। ज्यादा मैथ साइंस पर जोर देते हैं, उसमें
मानसिक वर्क ज़्यादा होता है। लेकिन जब साहित्य में आते हैं तो बच्चों को रिलैक्स मिलता है। साहित्य आनंद का विषय है, संस्कृत साहित्य है, ये आनंद का विषय है। इसमें आप आनंद पूर्वक पढ़ सकते हैं, आपके मन मस्तिष्क को बहुत रिलैक्स मिलेगा। और इसके अलावे मैं ये भी चाहूँगा कि मैं आपके पाठ्य पुस्तक से भी चैप्टर पढ़ा कर दूं। और अनुवाद अब मेरा लकार से शुरू होगा। मैं लकार से पहले एक आपको हैं के लिए बता दिया, एक और है भूतकाल में भी इन सभी कर्ताओं के लिए था थे के लिए अलग लगता है, जैसे हैं के लिए यहाँ अलग मैंने बताया, उसको भी मैं बताऊंगा। और साथ साथ आपको 10 लकार में 5 लकार से 10 लकार की ओर ले जाऊंगा। और उसमें आप आत्मनेपदी धातु और परस्मयी पदी धातु को पहचान करके अनुवाद आप बना सकते हैं। और इन अनुवादों के माध्यम से आपकी संस्कृत विद्या बहुत ही सरल हो जाएगी और आपके लिए सबसे बड़ा यह रोचक विषय होगा। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो है अध्ययन अध्यापन का काम हम लोग यहाँ स्थगित करेंगे। और सबको मेरे तरफ से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत आप लोग लाइक कर रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं का भी बड़ा प्रयास था हमारे ऊपर कि नहीं सर आप चैनल के माध्यम से पढ़ाइए, हम लोग आपका पढ़ाई को जो है अध्ययन करेंगे। और वैसा सहयोग आप लोग के द्वारा मुझे मिल रहा है। और मैं भी चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से कोई भी चीज़ व्याकरण से लेकर के संस्कृत की किताब से लेकर के कोई चीज़ अछूता नहीं रहे। मैं आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचाने का हर चीज कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।